जैसे ही राजीव अपने कमरे से बाहर आता है, उसकी माँ सरिता जी उसे आवाज़ देते हुए कहती है, राजीव बेटा, ज़रा मेरा नया चश्मा बनवा दे। मुझे आजकल इसमें से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। मैं इन धुंधली आंखों से भगवान की पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ। सरिता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, जो लगभग घर से निकलने को तैयार हो रहा था। ओफो माँ, आपको कितनी बार कहा है, जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो पीछे से आवाज़ मत लगाया करो, पर आप भी मानती ही नहीं। अपनी आदत से मजबूर हो, और यही काम अगर आप रात को बोल देती तो सुबह ये टोका टोकी तो नहीं होती। अपने बेटे की बातें सुनकर सरिता जी निराश भरे स्वर में बोली, मैं तुझे पिछले 1 सप्ताह से बोल रही हूँ, फिर दुकान के पास ही तो चश्मे वाले की दुकान है, तुझे ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सरिता जी ने कहा तो आक्रोश भरी आवाज में बोला, हाँ हाँ अम्मा, पता है, ज्यादा सलाह मत दो। सुबह सुबह मैं हूँ जो जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ, बाकी दोनों भाई तो आराम से आते हैं, फिर मैं ही हर काम को क्यों करूँ। आपके दोनों बेटों को भी कभी कुछ काम बोल दिया करो। और राजीव दंदनाता हुआ गुस्से से चला गया। अपने पति के जाने के बाद तभी उसकी पत्नी पाखी बोलती है, सही तो कह रहे थे राजीव, आखिर हर काम यही क्यों करे। अपनी सास को आंखें दिखाते हुए पाखी कहने लगी, छोटा काम हो या बड़ा काम, इनकी ही भागदौड़ होती है। सुबह सबसे पहले अपनी नींद खराब करते हैं, फिर भी किसी को समझ नहीं आता। हमेशा की तरह सब सुनकर चुप रहने की बारी सरिता जी की ही थी। जब अपना बेटा ही हर काम का उल्टा जवाब दे, ताने दे, तो फिर बहू से कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं। तभी शोरगुल सुनकर मंझला बेटा रमेश आता है। क्यों माँ, सुबह सुबह घर में हल्ला मचा रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। रात को सबसे आखिर में दुकान बंद करके मैं आता हूँ, और मुझे कोई अपनी नींद भी पूरी नहीं करने देता। सुबह से रात तक दुकान पर खड़े रहो और घर आकर भी चिक चिक सुनो। रमेश की बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी सीमा बीच में ही बोल पड़ती है, अरे आप किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। एक यही तो है जो रोज रात को देर तक दुकान पर रहकर ग्राहकी संभालते हैं, और इन्हें ही सोने नहीं दिया जाता। माँ जी, आपका चश्मा नहीं हुआ कोई चुनावी मुद्दा हो गया जिस पर रोज हल्ला मचा रहता है। अपने छोटे बेटे से कहिए, जो देर तक सोया पड़ा रहता है और रात को भी सबसे पहले दुकान का काम छोड़कर भाग आता है। सीमा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सरिता जी वो चक्की सी खड़ी रहती है। एक चश्मे के लिए बेटे बहू इतना सुना देंगे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी ममता का ये हश्र देखकर वो दुखी हो रही थी। आखिर अपने बेटों के लालन पालन में क्या कमी रह गई थी जो उन्हें आज ये सब कुछ सुनना पड़ रहा था। सोचने लगी, माँ का जरा सा काम उनसे नहीं हो रहा था, या वो इस काम को टालना चाह रहे थे। तीनों एक दूसरे पर काम थोपकर खुद मुक्त होना चाह रहे थे। वो ये सोच ही रही थी कि इतने में सबसे छोटा बेटा रुपेश भी उठकर आ जाता है। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि रोज रोज घर में तमाशा मत किया करो। अब देखो ना, आपने बड़े भैया, बीच वाले भैया और मुझे भी परेशान कर रखा है। ये दोनों तो सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और रात को बंद करते हैं। कंप्यूटर पर सारा दिन हिसाब किताब तो मैं ही करता हूँ, रात तक लगा रहता हूँ। मेरा दिमाग थक जाता है, और आपको इस चश्मे की पड़ी है, और वह अपनी माँ के हाथ से चश्मा छीनकर फेंक देता है। सरिता जी उसकी इस हरकत से परेशान हो जाती हैं। तीनों बेटे उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अपने छोटे बेटे की इस हरकत को देख सरिता जी की आंखों के कोर भीग जाते हैं, और वह सोचने लगती हैं, आखिर एक माँ को ये दिन दिखाने से पहले भगवान अपने पास बुला क्यों नहीं लेता। तभी उनकी नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर और भी तेज दहाड़े मारकर रोने लगती है। पर उस घर में उनके आंसू पोंछने वाला कोई न था। आप मुझे अपने साथ ही क्यों नहीं ले गए? सरिता जी भावुक होकर कहने लगी, आपने मुझ विधवा को भरी दुनिया में अकेला मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? रोते रोते उनकी आंख लग गई। तभी सबसे छोटी बहू रूपा उनके कमरे में आती है
और तमतमाती हुई आवाज में कहती है, ये लो, ये तो सोई पड़ी है महारानी, अब रसोई कौन बनाएगा, सबको भूख लग रही है। इन्हें तो कोई काम है नहीं, लेकिन हमें तो अपने बच्चों को भी संभालना पड़ता है। बड़बड़ाते हुए बोली, अब हम रसोई को संभालें या अपने बच्चों को। तभी सरिता जी की नींद खुल गई और वो बिना कुछ कहे ही रसोई में चली गई। तीनों बेटे उनके पति राधे श्याम जी की दुकान संभालते हैं और तीनों बहुएं घर पर बच्चों को देखती हैं और उन्हें इस उम्र में भी रसोई दिखती है। इतने लोगों का खाना बनाना होता है, तभी बड़ी बहू रसोई में आती है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए माँ जी, सुबह का सारा काम तो आपने नौटंकी करने में गवा दिया है। अब सबके खाने का समय हो गया है, थोड़ी देर बाद ये लोग भी दुकान से आते ही होंगे। सरिता जी ने जैसे तैसे करके खाना बना दिया। जैसे ही सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, राजीव ने एक और मुंह में लिया ही था कि वह भड़क उठा। कहने लगा, अम्मा, जब तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता तो खाना बनाती क्यों हो? सब्जी में इतना नमक कौन खाता है? तभी सरिता जी रुआसी आवाज में कहने लगी, बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मेरा चश्मा बनवा दो, पर तुम्हारे पास मेरे किसी काम के लिए समय ही नहीं है। तभी राजीव भड़कते हुए कहने लगा, अम्मा, तुम हर बात में चश्मे को बीच में कहाँ से ले आती हो? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। सरिता जी अपना सा मुंह लिए बेटे की बातें सुनती रहती है। तभी सभी लोग खाना खाकर चले गए। उन्हें भी भूख लग रही थी, पर उन्हें सबसे आखिर में खाना मिलता था, वो भी पूरा मिल जाए तो गनीमत है। सारा काम निपटा कर सरिता जी दोपहर को वो पड़ोस के घर में भजन के लिए जा रही थी, पर उनके पास कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि कोई अच्छी सी साड़ी हो तो निकाल दे, 10 लोगों के बीच में जाना है, घर की नाक कट जाएगी, लोग बातें बनाएंगे। 3 बेटों की माँ होते हुए भी सरिता जी के पास कोई पहनने के लिए नई साड़ी नहीं थी। तो मत जाओ, कौन कहता है इधर उधर घूमने को, आपको तो बस काम से टलने का बहाना चाहिए। अभी बहुत सारी सब्जियां साफ करनी हैं, कपड़े भी धोने को पड़े हैं, वह कौन करेगा? बड़ी बहू ने कहा, मुझे तो बच्चों को स्कूल से लाना है और बाद में उनके स्कूल का काम भी कराना है। मेरे पास आपके लिए कोई नई साड़ी नहीं है, अपने बेटे से मांगो, मैं थोड़ी ना कमाती हूँ। सरिता जी मन मसोर कर रह जाती हैं। उनकी जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बेटे बहू की सुनो, फिर दिन भर के काम में लगे रहो। घर में उनकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर बना रखी थी। वो तो सोचा करती थी कि 3 बेटे हैं, बुढ़ापा आसानी से कटेगा, हालातों को देखते हुए, लेकिन वो गलत थी। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला था। अपने बेटों की गलती पर भी उन्हें कभी नहीं डांटा, जिससे वे तीनों बदतमीज हो गए थे। उनकी हर इच्छा पूरी की, उनको उनके मन की करने दी, जिस कारण वो आज अपनी विधवा माँ की जरा भी कदर नहीं करते थे। सरिता जी जब तक सुहागिन थी, उनके घर में उनकी ही चलती थी। पति राधे श्याम जी की बड़ी सी कपड़ों की दुकान थी। उन्हें महंगी से महंगी तरह तरह की साड़ियाँ पहनने को मिलती थी। दुकान का काम काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए बेटे पढ़ाई पूरी करके घर की दुकान में एक एक करके जुड़ते रहे। उनकी 3 मंजिला दुकान का बहुत नाम था और वहाँ मिलने वाली साड़ियाँ भी देश में ही नहीं, विदेश तक भी हर जगह जाती थी। ये बात अलग है कि जिनके पति ने वो दुकान खोली थी, उनकी पत्नी को आज एक सूती साड़ी के लिए भी तरसना पड़ रहा था। पति राधे श्याम जी की मृत्यु के बाद तीनों बेटों ने उनकी दुकान के कारोबार को अच्छी तरह से संभाल लिया था और अपनी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन अचानक घर की घंटी बजती है। रिश्तेदारों के यहाँ से शादी का कार्ड आया था। सुनो जी, चाचा जी के बेटे की शादी है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी और हाँ, मैं भी चलूंगी। सबने आपस में सहमति की तो सब जाने को राजी हो गए। पर हम सब चले जाएंगे तो पीछे से दुकान कौन संभालेगा? दुकान पर वो तुम्हारा नौकर है ना, राजू को रख देंगे।
राजू हमारा नौकर सब संभाल लेगा और घर पर आपकी अम्मा रह लेगी। अब ये तो ठहरी विधवा भला शुभ काम में जाकर क्या करेंगी। सभी इंतजाम करके तीनों बेटे बहू बच्चों के साथ एक पारिवारिक शादी में चले गए। सरिता जी का भी मन था, आखिर वो भी जाती तो अपने ससुराल वालों से मिल लेती। शादी के बहाने ही एक दूसरे से मिलना हो जाता था। अब बूढ़ी सरिता जी घर में बिल्कुल अकेली थी। तीनों बेटे बहुओं के जाने के बाद अचानक से एक दिन सरिता जी का भाई घर पर आया तो उससे रहा न गया। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें सुना डाली। सरिता दीदी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही है। कैसे बेटे बहू हैं आपके, अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सकते। घर की साड़ियों की दुकान है और माँ को एक साड़ी लाकर नहीं दे सकते। आपने मुझे अब तक कुछ बताया क्यों नहीं? जीजा जी के जाने के बाद कुछ ही महीनों में आपकी क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। वैसे दुकान तो जीजा जी के नाम पर थी, तो उनके जाने के बाद ये दुकान आपकी हुई ना? तो आपने अपने बेटों को उनकी मर्जी क्यों करने दी? भैया, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। वैसे घर के कागजात और दुकान के कागजात तो घर पर ही रखे हैं, पर मैंने तो कभी खोलकर देखे ही नहीं। मैंने सोचा आखिर मेरे ही तो बेटे हैं और फिर पिता की संपत्ति पर बेटों का ही तो अधिकार होता है। इनके जाने के बाद ये घर और दुकान तो बेटों की ही हुई ना, क्योंकि बेटे ही तो वारिस होते हैं। मैं तो अपने आप को भूल ही गई थी। दीदी, आप मुझे घर और दुकान के कागजात दिखा सकती हैं क्या? सरिता जी ने अपनी पुरानी लकड़ी के बक्से से कुछ फाइल निकालकर अपने भाई को दिखा दी, जिसको उन्होंने कभी खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। मेरी भोली दीदी, महीनों से बेटे बहुओं के ताने सुन रही हो, खुद की हालत कितनी बुरी बना रखी है। इन कागजों में साफ साफ लिखा है, जीजा जी के जाने के बाद ये घर और बड़ी सी दुकान आपके नाम पर है। आप चाहो तो अपने बेटे बहुओं को घर से भी निकाल सकती हो और दुकान की सारी कमाई भी आपके पास ही आएगी। जब तक आप जिंदा हैं, आपके जीते जी इन दोनों पर आपके बेटे हक नहीं जता सकते। ये सुनते ही सरिता जी का चेहरा खिल गया, उनमें नई जान आ गई। उनके भाई ने उन्हें कुछ बातें समझाकर और वो चले गए। सरिता जी अब अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। 2 दिन बाद सब परिवार समेत शादी से लौटकर आए तो आते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कमरों पर ताले लगे हुए थे। आखिर ये ताले किसने और क्यों लगाए? सबके मन में यही सवाल था। तभी सरिता जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, तुम सब शादी से आ गए, शादी कैसी रही? वो तो सब ठीक रही अम्मा, पहले ये बताओ हमारे कमरों में ताले किसने लगाए हैं? किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? उनके बेटों द्वारा किए गए प्रश्न पर सरिता जी को कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो होना ही था। बड़े ही निश्चिंत भाव से सरिता जी बोली, तुम तीनों के कमरों पे मैंने ही ताले लगाए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों मेरे घर में नहीं रह सकते हो। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। माँ, आप बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है? यह हमारा घर है और हमारे ही घर में हमारे कमरों पर ताला लगा रखा है। आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? राजीव चिल्लाते हुए बोला। तभी रमेश भी अपनी माँ पर भड़क उठा और कहने लगा, लगता है अम्मा आपको पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो? छोटा बेटा रुपेश भी बोला, अम्मा आपने सुबह सुबह फिर से तमाशा शुरू कर दिया। कमरों की चाबी दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब वही आकर इन तालों को खोलेगी। तभी सरिता जी चिल्ला कर बोली, पुलिस को तुम क्या बुलाओगे, मैं ही बुला देती हूँ। तुम तीनों को जरा भी अपनी अम्मा से बात करने की तमीज नहीं है ना? तुम तीनों को क्या लगता है मैं सठिया गई हूँ? न मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा है और ना ही मैं कोई तमाशा खड़ा कर रही हूँ। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद ये घर मेरे नाम पर है और मेरी मर्जी, मैं तुम लोगों को इस घर में रखना चाहूँ या नहीं। तुम तीनों के बाबूजी के जाने के बाद इस घर और इस दुकान की मालकिन मैं हूँ
और अब मेरी मर्जी चलेगी। तुम लोग अपने रहने का और कहीं इंतज़ाम देख लो। और दुकान पर मैंने अपने भरोसे के नए नौकर रख लिए हैं। मुझे तुम्हारी अपनी दुकान पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुकान मेरे पति की थी और उनके मरने के बाद यह मेरे नाम पर है। अपनी माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर तीनों बेटों और बहुओं के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर उनकी माँ भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। अब एक एक करके सबकी आवाज़ बदल गई। राजीव नरमाई से बोला, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने ही बच्चों को कोई घर से निकालता है क्या? पूत कपूत हो सकती हैं, पर माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। माँ आपको हमारी किसी बात से दुख पहुँचा हो तो माफ़ कर दो। हमें हमारे किए की इतनी बड़ी सज़ा मत दो। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? तभी रमेश बोला, माँ तो बच्चों को माफ़ कर देती है। माँ हमें तो बस साड़ियों का ही काम आता है। दूसरा धंधा कैसे करेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो एक ही रात में सड़क पर आ जाएंगे। छोटा बेटा रुपेश बोला। अब तीनों बहुओं की भी अक्ल ठिकाने आ चुकी थी। तीनों भी अपनी सास के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगती हैं। सरिता जी कहती हैं, तुम लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम सबको ऐसे माफ़ नहीं कर सकती। तीनों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर दूंगी, तभी तो तुम तीनों को सबक भी याद रहेगा। एक माँ का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने भूले भटके बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आए। बच्चे जब गलती करते हैं तो माँ को सज़ा देने का हक है, ताकि उसके बच्चों को सबक मिल सके। तुम लोगों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम्हारे बच्चों ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। हो सकता है भविष्य में वो भी तुम सबके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करे। इसलिए तुम सबको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। तुम सबको पिता का जमा जमाया धंधा मिल गया तो तुमने कभी संघर्ष नहीं किया। अब कमरे पर लगे ताले 1 साल बाद ही खुलेंगे। तुम सब किराए के घर में रहोगे और काम करने के लिए दुकान पर आते रहोगे। इसके बदले में तुम्हें समय समय पर कुछ उसका वेतन के रूप में मिलता रहेगा और उसी में तुम्हें घर चलाना होगा। तीनों बच्चों को सजा देकर सरिता जी का अशांत मन शांत हुआ और वो आत्मसम्मान के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, माता पिता के साथ किए गए दुर्व्यवहार को तो भगवान भी माफ़ नहीं करता। जिस माँ ने पाला जन्म दिया उसका सदाबहार सम्मान करना चाहिए। आज के दौर में उनके लिए समय नहीं निकल सकता तो कम से कम उन्हें कड़वे बोल बोल कर उनका दिल तो न दुखाएं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।